इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आप देखोगे कि अगर आपके पास कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में खास करके हम लायोफोबिक के ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग हैं, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कैसे देखो दर्शाते, देखो बता रहे हैं। जैसे मान लो कि आपने क्या लिया कि एक आपने कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया है, AgNO3 लिया हुआ है, उसके अंदर मान लो आपने क्या किया, Ki को मिक्स किया हुआ है। AgNO3 Ki को जैसे मिक्स करोगे तो क्या बनता है, AgI का प्रिसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में चला जाएगा आपके पास नीचे। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब ये कोलोइडल सॉल्यूशन आपके पास बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एक्सेस अमाउंट में, इसके बाद फिर से एक्सेस अमाउंट में आप Ki को ऐड करोगे, तो Ki को फिर से वापस ऐड करने के बाद होगा क्या, तो ऐसे जनरली देखा गया है कि आपके पास जो भी कोलोइडल जो सॉल्यूशन होते हैं अपने कॉमन प्रेफरेंशियल आयन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आपके पास AgI है, ठीक है, मान लो कि आपके पास AgI का क्या ये प्रिसिपिटेशन है, तो AgI क्या करेगा, अपने में कॉमन आयंस क्या है, यहाँ पे देखो आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ Ki को ऐड किया, तो Ki के अंदर क्या है और I देखो, इसमें I और यहाँ पर आयोडीन, ये दोनों में क्या होता है, आयोडीन कॉमन होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया है कि I के जो पार्टिकल्स होते हैं इसके सराउंडिंग क्या होते हैं, कलेक्ट होने लगते हैं। मतलब चारों तरफ यहाँ पर AgI के चारों तरफ I के मॉलिक्यूल्स डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद अगर मान लो कि मैंने अगर इसके अंदर Ki को एक्सेस अमाउंट में ना डाल के अगर AgNO3 को मैंने एक्सेस अमाउंट अगर ले लिया रहता, तो AgI का अगर AgNO3 का अगर एक्सेस अमाउंट हम लोग अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर कॉमन आयन इस बार Ag हो जाएगा। तो इस बार जो सरफेस पे आपके पास I का कलेक्शन नहीं होगा, इस बार सरफेस पे आपके पास किसका कलेक्शन हो जाएगा, तो इस बार Ag प्लस इसके तरफ चारों तरफ इसको सराउंड कर लेगा। तो हम लोग बोलते हैं ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगर ये इसको सराउंड कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि पहले से कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल्स है। अगर हम बोल रहे हैं कि मान लो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ मैंने अगर AgNO3 को भी यूज कर लिया तो ज्यादा अमाउंट में देख रहे हैं कि Ag तरफ इसके तरफ डिपोजिट हो रहा है, तो Ag प्लस इसके तरफ चारों तरफ डिपोजिट होने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो कोलोइडल सॉल्यूशन की है वो किसकी वजह से होती है, तो हम लोग बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर एक कोलोइडल पार्टिकल्स हैज चार्ज ऑन इट ड्यू टू यूनिक एबिलिटी टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। हम लोग ऐसे मानते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी यहाँ पर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, कोई भी आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रेफरेंशियल आयन को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें मालूम चलती हैं कि आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल्स भी होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी शो कर रही होती है। अगर वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो कर रही होती है तो देखो इसमें होता क्या, आपने क्या किया, यहाँ पर आपने यहाँ पर I माइनस डिपोजिट हो गया। अब कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद ये I माइनस क्या करेगा कि अपनी तरफ फिर Ag प्लस को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि पहला तो लेयर ये बन गया I माइनस का, सेकेंड लेयर देखोगे तो फिर Ag प्लस का डिपोजिट होने लगा। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव लेयर हो गया, एक निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब जब भी यहाँ पे दो चार्ज का सेपरेशन होता है वहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है, और इस तरह के पोटेंशियल डिफरेंस को लोग क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल होता क्या है, ये जो दो फिक्स लेयर हैं, ये दो फिक्स लेयर के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैपिंग है, जहां से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ये दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है जेटा पोटेंशियल, लोग कहते हैं इसके अंदर। अब इस चीज को देखो समझना है कि अगर एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि पूरे जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल पूरी तरीके से डिस्पर्स कैसे हो जाते हैं, क्यों नहीं जाकर कहीं एक जगह सेटल हो जा रहे हैं, क्यों ये डिस्पर्स हो रहे हैं। तो इस चीज को कैसे बात को हम लोग प्रूफ करेंगे, तो देखो इस बात को कैसे प्रूफ किया गया। स्टेबिलिटी ऑफ, हम लोग बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर मुझे एक कोलोइडल सॉल्यूशन का स्टेबिलिटी के ऊपर मालूम करना है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन तभी तक स्टेबल है जब तक उसके क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। अगर पार्टिकल्स मूव करेंगे ही नहीं तो वो जाके एक जगह बैठ जाएगा, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, और एक जगह जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके पास वो नेचर कोलोइडल सॉल्यूशन का नहीं होगा, वो तो प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे एक जगह। अब प्रिसिपिटेट बनाएंगे तो वो तो मिक्सचर आपके पास होमोजेनियस सॉल्यूशन में आ जाएगा, सॉरी हेटेरोजेनियस के फॉर्म में आ जाएगा। तो कोलोइडल सॉल्यूशन तो तभी तक हुआ है जब तक वो पानी में क्या कर रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स कर रहे होते हैं उसके पार्टिकल्स। अब हमें ये जानना है कि उसके पार्टिकल्स को डिस्पर्स कैसे कर रहे होंगे, क्या रीजन है कि उसके पार्टिकल्स हमेशा डिस्पर्स कर रहे होंगे। तो देखो इसके मेन रीजन क्या होता है बता रहे हैं। अगर मान लो कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन अगर है यहाँ पे, ठीक है, उसके कोलोइडल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो इसके कोलोइडल पार्टिकल्स मूव तभी कर सकते हैं जब इसके ऊपर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हो। और चार्ज पार्टिकल कौन सा, सेम चार्ज पार्टिकल्स हो।
सेम चार्ज पार्टिकल्स होगा तभी ये मूव कर सकता है। कहोगे डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स क्यों नहीं हो सकते हैं? तो डिफरेंट अगर चार्ज पार्टिकल्स रखोगे पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों आपस में न्यूट्रल बना लेंगे, दोनों आपस में फिर इकट्ठे होकर फिर नीचे बैठने लगेंगे वो। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं, हमें पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है। एक मीडियम में क्या होता है, वो डिस्पर्स होने लगता है। यानी कि डिस्पर्शन मीडियम में वो जब डिस्पर्स हो गया है तो इसका मतलब है कि वो मूव कर रहा है पूरे पार्टिकल्स में। जब तक वो मूव कर रहा है तब तक कोलाइडल सॉल्यूशन का वो नेचर है। तो मूव क्यों कर रहा होता है, तो इसके पीछे क्या होता है रीजन, पीछे इसका मेन रीजन ये होता है क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और चार्ज पार्टिकल्स जो रहते हैं वो आपके पास क्या है, वो सेम चार्ज पार्टिकल्स है। तभी जाके ये क्या हो सकता है, सोल्यूशन के अंदर कंटिन्यूअसली मूवमेंट के फॉर्म में रहेगा। डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो मूव नहीं करेंगे, वो एक जगह कलेक्शन, एक जगह इकट्ठे होने लगेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी इसकी यही होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। और सेम चार्ज अगर पार्टिकल्स होंगे तो एक दूसरे को नजदीक नहीं आने देंगे, दूसरे को दूर भगाएंगे, तो इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास एक स्टेबल रहेगा। तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी उसके ऊपर रहने वाले चार्ज पार्टिकल से ही की जाती है। अब देखो कि अगर मान लो कि मैं किसी तरीके से चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम हटा दें तब तो आपका कोलाइडल नेचर वीक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो इस चार्ज पार्टिकल्स को हटाने के लिए कोई रीजन है? हाँ है। अब देखो कैसे हटा सकते हैं हम लोग। अगर मान लो कि मेरे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, सपोज कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर है, तो इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स हैं। अगर चार्ज पार्टिकल्स इसके ऊपर अगर है मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये स्टेबल है, तभी तक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल है। हम अगर चार्ज पार्टिकल्स को कंप्लीट खत्म कर दें तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचर कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो जिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, जिस प्रोसेस से आप एक कोलाइडल सॉल्यूशन को आप क्या कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को लूज कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन, कोगुलेशन में होता क्या है, कोगुलेशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको रोक दिया जाता है, मूवमेंट को उनको रोक दिया जाता है। रोकने के लिए क्या करोगे, तो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कुछ एजेंट यूज करोगे, वो जो एजेंट होगा उसको बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट। कोगुलेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, कोगुलेटिंग एजेंट का मतलब है कि आपके पास जो चार्ज पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर थे, आपने उसको न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल करने की वजह से सॉल्यूशन में मूव नहीं करेगा, जाके नीचे कहीं डिपॉजिट होने स्टार्ट कर देगा। तो जो भी आप वहां पे एजेंट यूज करोगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, कोगुलेशन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स को आप पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर रहे हो, मतलब चार्ज पार्टिकल को आप प्रिसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी द कन्वर्जन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनटू प्रिसिपिटेशन। ये कोगुलेशन, सॉरी प्रिसिपिटेशन के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं कोई भी आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो उसको कोगुलेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, मिल्क सब लोग देखें घर में, मिल्क में क्या होता है, मिल्क में आप लोग देखोगे जो फैट्स ऑयल होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से डिस्पर्स रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग मान लो इसके अंदर क्या डालते हैं, लेमन डाल देते हैं, लेमन डाल दो उसके अंदर, थोड़े से अगर नींबू का मान लो रस भी डाल दोगे, तो देखोगे कुछ समय के बाद वो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स थे, जो फैट्स ऑयल पार्टिकल्स थे, वो कहाँ जाके जाके नीचे डिपोजिट कहीं होने स्टार्ट कर देंगे। हेवी पार्टिकल सब देखोगे जाके जितना होगा सब नीचे जाके डिपोजिट होगा। तो ये जो आपके पास जो मिल्क्स थे, ठीक है, मिल्क्स के अंदर जो फैट्स वाले जो आपस में मूव कर रहे होते पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स थे, उसको आपने क्या कर दिया, कोगुलेट कर दिया। जो मूवमेंट का आपने रोक दिया, वो सारे जो भी पार्टिकल्स थे वो एक जगह जाके कॉन्सेंट्रेट हो गए, एक जगह जाके इकट्ठे हो गए। तो आपने क्या कर दिया, एक कोगुलेशन कर दिया। कोगुलेशन का मतलब यही होता है कि आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया, वो कोगुलेशन है। कोगुलेटिंग एजेंट क्या हो गया, यहाँ पर आपने जो नींबू यूज किया वो एक कोगुलेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन को मान लो कि अगर उसके नेचर को ब्रेक करना है तो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, वही चीजें हम लोग पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहली बात तो हम बोलेंगे बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप क्या कर दो कि इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दो। इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दोगे तो वैसे भी हमें पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होती है। ठीक है, अगर मुझे मालूम चल गया कि सॉल्यूशन के ऊपर इस तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं, मान लो कि मुझे मालूम चल गया सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो हम लोग उसमें अंदर निगेटिव को इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे। निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर इसका कोगुलेशन हो जाएगा। तो कोगुलेशन को करवाने के लिए आप कोई चाहें तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हो, और कौन सा, वो डिपेंड करता है कि आपके पास सॉल्यूशन किस तरह का। दूसरी बात, हमको चेक करना होता है कि कोगुलेटिंग वैल्यू या कोगुलेटिंग पावर्स क्या होती है। तो देखो इसको चेक करने के लिए आपको पहले एग्जांपल देते हैं, फिर कोगुलेटिंग पावर कोगुलेटिंग वैल्यू में रिलेशन बताते हैं, और फिर एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हार्डी सुजीरूल। ठीक है, उसमें आपको बताया गया है कि कैसे भी आपके पास अलग अलग कौन से कंपाउंड का यूज करके हम लोग कोगुलेट कर सकते हैं किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को।
तो देखो पहले कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है, उसके बाद कोगुलेटिंग पावर, दोनों में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि मान लो कि आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, दो सॉल्यूशन लिया, सपोज दो कोरडल सॉल्यूशन लिया हुआ है, और दोनों कोरडल सॉल्यूशन के अंदर क्या मिल्क ही है, इसमें भी मैंने मिल्क ले लिया हुआ है और यहाँ पर भी मैंने मिल्क लिया हुआ है। मिल्क है 1 लीटर, इसमें भी आपके पास मिल्क है 1 लीटर सपोज, और हम बोल रहे हैं कि इसको हमको कोगुलेट करना है, 1 लीटर के मिल्क को कोगुलेट हो, यहाँ पे भी कोगुलेट। तो आपने क्या किया, कोगुलेटिंग एजेंट यूज किया, ए यहाँ यूज किया एजेंट, यहाँ पर आपने जो एजेंट यूज किया वो बी था। आपने जो यहाँ वाला जो एजेंट यूज किया, इसको कोगुलेट 1 लीटर को कोगुलेट करने में आपको कह सकते हैं कि 10 मिलीमोल्स लगा उसका। मतलब आप ए जो यूज कर रहे हैं, ए कुछ भी जो इलेक्ट्रोलाइट जो भी आप यूज कर रहे हो, उसका 10 मिलीमोल्स 1 लीटर मिल्क को कोगुलेट करने के लिए यूज करना पड़ा। यहाँ पर इसको बोल रहे 2 मिलीमोल्स, 1 लीटर मिल्क को 2 मिलीमोल्स बी की जरूरत पड़ी कोगुलेट करने के लिए। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेटिंग वैल्यू में देखो क्या रिलेशन है। तो देखो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम पूछेंगे कि आपके पास जो कोगुलेटिंग वैल्यू होती है, कोगुलेटिंग जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है, कोगुलेटिंग वैल्यू आपसे पूछेंगे कि बताओ कि अच्छा कौन सा मेटल, किसकी पावर ज्यादा है, कोगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा है। कैसे चेक करोगे इसके अंदर कोगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा है। तो देखोगे कि 1 लीटर मिल्क तो दोनों के पास है, 1 लीटर मिल्क जब दोनों के पास है, तो हम देख रहे हैं कि इसका 2 ही मिली को जरूरत पड़ रहा है इसको कोगुलेट करने के लिए, और यहाँ पर देख रहे हैं इसका 10 मिलीमोल जरूरत पड़ रहा है। इसका मतलब कोगुलेटिंग पावर तो इसी का ज्यादा है, इसका 2 मिलीमोल से 1 लीटर को कर दे रहा है आपके पास कोगुलेट, यहाँ पर 10 मिलीमोल 1 लीटर मिल्क को कोगुलेट करने में लग रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोगुलेटिंग पावर यानी कि कोगुलेटिंग वैल्यू, वैल्यू जितना कम रहेगा वो ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब है कि कोगुलेटिंग वैल्यू अगर हम बोलेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो कोगुलेटिंग पावर के। यही दोनों में रिलेशन है, कोगुलेटिंग वैल्यू ये है और पावर देखो 1 लीटर को ये भी आपके पास न्यूट्रलाइज किया। तो बोल सकते हैं कि कोगुलेटिंग वैल्यू कोगुलेटिंग पावर में क्या होता है कि इनवर्सली रिलेशन होता है। मतलब इसको ऐसे बोलते हैं कि मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू कोगुलेट 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज कोगुलेटिंग वैल्यू, इसको कोगुलेटिंग वैल्यू कहा जाता है। अब अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पर एक नया रूल होता है जिसका नाम है हार्डी-सूजी रूल्स। हार्डी-सूजी रूल से हमको क्या आता है, कोगुलेट पावर को चेक करना है। देखो पहले साइंटिस्ट ये क्या बोले थे, हार्डी-सूजी रूल। देखो इस रूल में क्या है, इस रूल के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं। तो जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको कोगुलेट करना है। कोगुलेट करने के लिए आपने क्या क्या लिया, तो आप चाहेंगे तो मान लो कि मेरे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, मुझे मालूम चल गया कि उसका नेचर जो है वो नेगेटिव है। तो आपके पास सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस है। इस तरह के आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी 1 मिलीमोल से, ये भी 1 मिलीमोल से, ये भी 1 मिलीमोल से, और आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो आपसे पूछें कि बताओ कि इसके अंदर एक सही अच्छा कौन सा एजेंट यूज करेंगे। मतलब ये तीनों मेरे पास अगर है तो तीनों में अच्छा किसकी कोगुलेटिंग पावर होगी, कोगुलेटिंग पावर चेक करना है। तो कैसे देखो इसको फाइंड आउट करेंगे, तो ऐसे इसको समझना कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन अगर है, तो सबका मिलीमोल्स अगर सेम है, मान लो कि 1 मिलीमोल्स इसका लें, 1 मिलीमोल्स इसका लें और 1 मिलीमोल्स इसका लें, तो ये 1 मिलीमोल्स क्या करेगा, एक Na प्लस एक माइनस को सिर्फ न्यूट्रलाइज करेगा एक बार में। यहाँ पर 1 मिलीमोल्स मैग्नीशियम 2 प्लस ये दो तरह के माइनस को एक साथ न्यूट्रलाइज कर देगा। और यहाँ पर 1 मिलीमोल्स अगर आप ले लेंगे एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, तो ये एक बार में 3 साथ नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब कोगुलेट कर देगा। तो हम लोग तो ये देख रहे हैं कि जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा वो ज्यादातर पार्टिकल्स को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ज्यादा कर देगा तो ज्यादा वो कोगुलेटिंग उसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास भले ही देखने पे लग रही है कि 1 मिलीमोल तो सबका लिए हुए हैं, लेकिन कोगुलेटिंग पावर जो दिखा रहा है ये ज्यादा दिखा रहा है आपके पास है। तो इसका मतलब है कि जो कोगुलेटिंग पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चार्ज के ऊपर होता है। जो कोगुलेटिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो हार्डी-सूजी रूल के अनुसार देखो, अगर आपके पास मान लो कोई नेगेटिव सोल है, नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए, तो Al ट्रिपल प्लस सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर में आएगा। उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम का कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा और सबसे कम आपके पास सोडियम का होगा। और अगर मान लो मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज के कोलाइडल सॉल्यूशन है,
तो पॉजिटिव चार्ज के कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डालना पड़ेगा, जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो एक साथ पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, कोगुलेट कर देगा। तो बोल देंगे PO3 के ऊपर मान लो 3 माइनस है, सल्फेट के ऊपर मान लो 2 माइनस है, अगर क्लोरीन के ऊपर बोलोगे 1 माइनस है, तो ज्यादातर क्या यूज करेंगे, फॉस्फेट यूज करेंगे, क्योंकि फॉस्फेट एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स 3 प्लस मॉलिक्यूल को एक साथ कोगुलेट कर सकता है। तो ये हार्डी-सूजी रूल के अकॉर्डिंग है, ये आपको बताया जाता है कि इसके अंदर कोगुलेशन पावर किसका ज्यादा होता है। चलो अब इसके बाद हम लोग को एक नया टॉपिक और जानना है इसमें, प्रोटेक्शन के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि आप देखोगे कि अगर आपके पास कोई भी लायोफोबिक कोलॉइड है तो समय के साथ साथ रखे रखे हो क्या होता है, धीरे धीरे देखोगे जमने लगता है, बैठने लगता है। अगर आप देखोगे कि आपके पास अगर कोई मेडिसिन का बोतल भी है तो वही लिखा भी रहता है उसके अंदर कि आप इसको यूज करने से पहले चेक कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर कोलाइडल नेचर होते हैं, पार्टिकल धीरे 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 क्या होते हैं, डिपोजिट होने लगते हैं। तो डिपोजिट होने लगते हैं तो हम चाहते हैं कि चीजों को स्टेबल कैसे करें, ये चीजें डिपोजिट ना हो, क्योंकि डिपोजिट हो जाएगा तो कोगुलेशन उसका क्या, इसका कोगुलेशन हो जाएगा। तो हमको कोगुलेशन को रोकना है, कोगुलेशन होने से कोई चीजों को हमको बचाना है। तो कोगुलेशन होने से कैसे बचा सकते हैं, उसी के हम लोग पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। देखो इसमें कैसे कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। आपके पास लायोफोबिक कोलॉइड्स है, उसको प्रोटेक्शन करना है, तो सबसे पहली बात याद रखना कि लायोफिलिक तो पहले से स्टेबल होता है। लायोफिलिक स्टेबल क्यों है, क्योंकि लायोफिलिक आपके पास होता है वो हाईली हाइड्रेटेड सॉल्वेंट होता है। मतलब कि अगर आपके पास लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो Na+ इसको ज्यादा अमाउंट में, उसके पास तो अट्रैक्शन शो करता है डिस्पर्सन फिर डिस्पर्सन मीडियम के बीच में। तो अगर मान लो कोई अगर आप पार्टिकल्स डालोगे तो चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेगा O-, वो वाटर मॉलिक्यूल अदर अपने वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा ना, ये ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि इसके अगल बगल क्या होंगे, बहुत सारे प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग कर लेंगे इसको। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि लायोफोबिक के ऊपर तो फिर कोई भी देखते हैं, कोई भी उसके ऊपर पहले उसको सिंपल मेथड से तो नहीं बना सकते, उसको बनाने के लिए हम लोग स्पेशल मेथड्स यूज किए। बनने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लो मेरे पास लायोफोबिक कोलॉइड्स अगर बन गए, क्योंकि एक तो इसके पास डिस्पर्सन फिर डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा होता, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले इसको प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं कि वो स्टेबल रहे, स्टेबल वो कोगुलेट भी होने की चांसेस रहती है। उसको कोगुलेशन को रोकना है, तो कोगुलेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड यहाँ पे यूज करते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड यूज, याद रखना है कि लायोफोबिक को अनस्टेबल होने से, यानी लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को उसकी स्टेबिलिटी लूज हो रही है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यहाँ पे यूज करते हैं, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्योंकि लायोफिलिक खुद स्टेबल है, लायोफिलिक अगर आपके पास है तो अदर कोई मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ इकट्ठा नहीं होने देगा, तो इसलिए लायोफिलिक आपके पास स्टेबल होता है। तो अब आपके पास लायोफोबिक एक अनस्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे ये कोगुलेट हो जा रहा है, उसके कोगुलेशन को रोकने के लिए हम लोग लायोफिलिक यूज करते हैं। अब लायोफिलिक को समझाने के लिए एक नया टर्म होता है जिसको बोलते हैं गोल्ड नंबर। आप लोग पढ़े होंगे इसके अंदर सरफेस केमिस्ट्री में गोल्ड नंबर भी कहीं कहीं यूज हो रहा है। तो गोल्ड नंबर का देखो मतलब क्या होता है, गोल्ड नंबर के हमके नाम से क्या लग रहा है, गोल्ड नंबर क्या कर रहा होगा। तो लाइफ ऐसे भी क्वेश्चन किया जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड के लिए क्या यूज किए जाते हैं, तो गोल्ड नंबर यूज किया जाता है। ये गोल्ड नंबर कैसे मतलब बनाया गया है, तो गोल्ड नंबर को देखो कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो गोल्ड नंबर को डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास एक सॉल्यूशन होता है और एक सॉल्यूशन हम ले लेते हैं, और वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है आपके पास है, गोल्ड सोल बना लेते हैं। गोल्ड सोल का मतलब क्या होता है, गोल्ड सोल का मतलब ये है कि आपके पास इस सॉल्यूशन में जो गोल्ड है वो पूरी तरीके से डिस्पर्स है। ठीक है, डिस्पर्स हो गए, तो डिस्पर्स है तो हम लोग बोलेंगे लायोफोबिक है। क्यों डिस्पर्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि गोल्ड में और वाटर में कोई रिलेशन वैसे कुछ नहीं, डाल दोगे तो कोई अट्रैक्शन कुछ नहीं शो करेगा। तो ये इसको क्या किया, किसी तरीके से मान लो ब्रिज आर्क मेथड में लोग पढ़े थे, हम लोग डिस्पर्स करा सकते हैं गोल्ड चारों तरफ इस सॉल्यूशन में। तो मान लो इसके चारों तरफ सॉल्यूशन में गोल्ड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसके स्टेबिलिटी को लूज होने से रोकना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लायोफिलिक कोई कोलॉइड यूज करेंगे। गोल्ड नंबर क्या कहता है, तो गोल्ड नंबर ये कहता है कि मान लो कि हम लोग पहले गोल्ड सोल बनाते हैं और उसको कोगुलेशन को रोकने के लिए लायोफिलिक सब्सटेंस यूज करते हैं। लायोफिलिक सब्सटेंस मान लो कि कोई चीज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वो मान लो कि मेरे पास अगर 1 मिलीग्राम जो भी है, 1 नहीं मान के मान लो मेरे पास 10 मिलीग्राम है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम कोई भी एक, कितना भी मिलीग्राम, जैसे मान लो कि हम 2 ही मिलीग्राम यूज कर रहे हैं, 2 मिलीग्राम यूज कर रहे हैं किसके लिए, तो लायोफिलिक मेरे पास कोलॉइड है इसमें यूज कर रहे हैं ताकि ये प्रोटेक्ट हो सके, मतलब लायोफोबिक को बचाया जा सके, ये स्टेबल रहे, कोगुलेट ना हो सके। तो 2 मिलीग्राम मान लो कि हम एक ऐसा इसके अंदर लायोफिलिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं ताकि ये कोगुलेट होने से बच जाए।
यानी कि 2 मिलीग्राम ऐड करते हैं और चेक करने के लिए इसके अंदर क्या रहेगा आपके पास, तो कहते हैं कि 10% NaCl, यानी ऐसे नहीं 10 नहीं, डायरेक्ट नहीं, 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। देखो आपने गोल्ड सोल को बनाया है, ठीक है, और उसको कोगुलेट करने के लिए आपने क्या किया है कि 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं, और इसको बचाने के लिए आपको कितना, इसको बचाने के लिए बस 2 मिलीग्राम लाइफिलिक कोलाइड की ही आपको जरूरत है। फिर से समझो, यहाँ पर गोल्ड सोल रहता है, गोल्ड सोल के अंदर कहा जाता है, इसको डेफिनेशन में निकाला गया, गोल्ड सोल की डेफिनेशन में क्या कहा गया कि ऐसे मान लो कि मेरे पास 1 ml का 10% NaCl इसमें ऐड करते हैं ताकि ये कोगुलेट हो सके। अब ये इसको इतना कोगुलेट कर देता है, और उस कोगुलेट को रोकने के लिए मुझे 2 मिलीग्राम कोई लाइफिलिक हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं सब्सटेंस, उससे कोगुलेशन रुक जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, गोल्ड नंबर कहते हैं। गोल्ड नंबर वास्तव में क्या होता है, गोल्ड नंबर आपको पास यही बता रहा होता है, गोल्ड नंबर एक नंबर ही है, आप देख रहे हो यहाँ से आता है एक नंबर ही तो इंडिकेट किया जा रहा है, एक नंबर है जो कि 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन को रोकने के लिए, कोगुलेट होने से रोकने के लिए जो भी हम लोग लाइफिलिक सब्सटेंस को ऐड कर रहे होते हैं उसी को हम लोग गोल्ड नंबर कहते हैं। तो जो आपके पास गोल्ड नंबर होता है, सीधे से याद रखना, वो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए प्रोटेक्शन, ताकि आपके पास कोई भी लाइफोबिक स्टेबल रह सके। अब देखो इसके जस्ट बाद एक और नाम होता है जिसका नाम बोलते हैं कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो कोगुलेशन का मतलब क्या बताएं, अगर आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, कोलाइड है, उसको आप प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिए तो बोलते हैं वो कोगुलेशन आपने कर दिया। हम वापस प्रिसिपिटेट से भी तो कोलाइड में जा सकते हैं, तो वापस जब प्रिसिपिटेट से जब कोलाइड में जाते हैं तो उसको लोग बोलते हैं क्या है, उसमें कोई ना कुछ एजेंट यूज करना पड़ता है, जो भी एजेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन कहते हैं। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे आप कुछ देर पहले बताए थे कि AgI मान लो कि मेरे पास प्रिसिपिटेट हो गया, अब AgI के अंदर तुम एक्सेस अमाउंट ऑफ KI डाल दोगे तो KI से क्या करेगा, वो I माइनस को एब्जॉर्ब करके अपने सरफेस के ऊपर बैठा लेगा चारों तरफ, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल्सन स्टार्ट होंगे तो फिर से मूव करने लगेंगे। तो आपको प्रोटेक्शन करना अगर है 4b कोलाइड का, तो पहले तो उसके अंदर क्या बताया, गोल्ड नंबर यूज करो, गोल्ड नंबर के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। पेप्टाइजिंग एजेंट्स यूज करने से भी क्या होता है, आपके पास है एक कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल रह पाता है। अब देखो इसकी जस्ट इसमें कुछ एग्जांपल्स भी ध्यान रखना, एग्जांपल्स भी कभी कभी आते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं। एक मिनट, जैसे कुछ कुछ सब्सटेंस की नेचर होती है, जैसे मान लो कि जनरली अगर देखा जाए, अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक आपके पास होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, हमको मालूम करना है कि कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन में किसके पास पॉजिटिव चार्ज है, किसी के पास नेगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जैसे हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम केस में अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड है या फिर हाइड्रोक्साइड है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के केस में जनरली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, जैसे APOH का होल थ्राइस है। अगर आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो मान लो कभी क्वेश्चन में पूछता है किस तरह के सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं तो किस तरह के आयन अपने उसके ऊपर किस तरह के चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो मान लो आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है और इसके अंदर कोई आयन अगर ऐड किया गया, FeCl3 मान लो ऐड किया गया, तो FeCl3 ऐड किया जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें कॉमन आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कॉमन आयन को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो इसके ऊपर हो जाएगी आपके पास चार्ज नेगेटिव। तो इस तरीके से क्वेश्चन अकॉर्डिंग आपके वैल्यू चेंज होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही चीज होगा, लेकिन जनरली एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि आपके पास मैक्सिमम केस में पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ज्यादातर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के होते हैं। या फिर ब्लड के ऊपर बात करोगे तो ब्लड क्या है, तो ब्लड भी आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है, हम लोग का जो ब्लड भी होता है वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। और थर्ड कहोगे बेसिक जो डाइज हमारा भी होता है, डाई जो जितने होते हैं सब आपके पास पॉजिटिवली चार्ज के होते हैं। तो और अगर देखिए कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो ज्यादातर जो मेटल्स होंगे, मेटल्स जैसे मान लो प्लैटिनम हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, और नॉन मेटल सल्फाइड, जो नॉन मेटल सल्फाइड होते हैं जैसे कि AS2 है, S3 है, तो ये सब जो आपके पास है वो क्या होते हैं, वो नेगेटिवली कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं। और जो मान लो कि हमने सोल तैयार किया गया स्टार्च का, स्टार्च आपने रख दिया, अगर इसके अंदर मान लो तुमने जिलेटिन रख दिया
अगर आपने चारकोल पुट कर दिया तो ये सब जो सॉल्यूशन बना रहा होगा ये आपके पास नेगेटिव बना रहा होगा। बेसिक डाई पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, और अगर एसिडिक अगर डाई होगा आपके पास तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को शो कर रहा होता है। तो ये फाइनली आपके पास कुछ कुछ कंपाउंड्स है जिसमें डायरेक्टली हम लोग मालूम कर सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन में या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। अब देखो इसके बाद थोड़ा बहुत आपको प्यूरिफिकेशन के बारे में आइडिया देते हैं। मैम एक मिनट मैम। हाँ बोलो। मैम ये लोग तो मॉलिक्यूल्स है ना, इन लोगों का ऊपर चार्ज कैसे आएगा? तो बताए ना आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में जनरली मूव करते रहते हैं, तो मूव हाँ। कैसे कर रहे होंगे? तो मूव तो तभी कर रहे होंगे जब आपस में ये अगर मूव नहीं कर रहे होंगे तो फिर आपस में कहीं जाके डिपॉजिट हो जा रहे होंगे। तो डिपॉजिट नहीं हो रहे, हम लोग देखते हैं कोई चीजें डिस्पर्स हो जा रही है तो बोलते हैं कि वो डिस्पर्स इसलिए ताकि वो पार्टिकल्स मूव कर रही है, एक जगह बैठ नहीं सकती हैं। तो मूवमेंट के पीछे क्या होता है कि मालूम चला कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स है और सेम तरह के चार्ज पार्टिकल्स होंगे तभी जाके ये चीजें पॉसिबल है, और इसी की वजह से कोई भी कोलोइडल पार्टिकल स्टेबल है। तो ये सब चीज मालूम किया गया, एक्सपेरिमेंट थ्रू निकाला गया कि अलग अलग सोल्यूशन ले लेके तैयार किया कोलोइडल सोल्यूशन का। तो ज्यादातर जब केस में चेक करें जो फेरिक हाइड्रोक्साइड था तो मैक्सिमम केस में पॉजिटिव ही शो किया गया। इसका मतलब है कि वहां पर ले लेके एब्जॉर्ब करवाया गया होगा। जैसे बताया था ना प्रेफरेंशियल, आपके पास कोलोइडल सोल्यूशन का एक नेचर भी होता है, कॉमन आयन को आसानी से एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो ऐसे हम मालूम कर नहीं लेंगे कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहा होगा। जैसे मान लो एजीआई है आपके पास है, उसके अंदर आई एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन के ऊपर एजीआई के ऊपर कौन सा पहले से चार्ज रहा होगा अगर वो आई माइनस को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। बस इसी तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। अब देखो प्यूरिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो प्यूरिफिकेशन में हम लोग बेसिक 3 मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट होता है डायलिसिस, सेकंड हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, और फोर्थ जो आपके पास होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये सब इजी है। डायलिसिस में क्या करते हैं हम लोग? डायलिसिस में हमारे पास क्या होता है कि एक सिंपल में काफी लंबा प्रोसेस होता है, लंबा नहीं बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपके पास एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि आपने एक कोलोइडल सॉल्यूशन को रख दिया होगा और उसको वाटर के अंदर सस्पेंड कर दो कुछ समय के लिए। वो मेम्ब्रेन से अंदर क्या होता है कि आपके पास कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो तो उसी में रह जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी आपके पास जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होते हैं उस मेम्ब्रेन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बाहर निकल जाएंगे तो फिर से आपके पास कोलोइडल पार्टिकल्स इसी के अंदर प्रेजेंट रह जाएंगे। तो मतलब कहा जाए कि अगर प्यूरिफिकेशन क्यों किया जाता है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज क्या रहती होगी? तो बेसिक जो आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो इलेक्ट्रोलाइट होती है। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि हम लोग जब कोगुलेट करने जब कोई चीज जा रहे होते हैं, जैसे मान लो कि कोगुलेशन के थ्रू कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि देखो मान लो मेरे पास अगर एजीआई है, तो एजीआई को हम लोग क्या कर रहे हैं प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, और हम बोलते हैं कि इसको हम क्या करवाना चाह रहे हैं, हम इसको फिर से वापस कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो आप इसमें के आई को ऐड करोगे, आई को ऐड करोगे तो आई माइनस इसके अंदर आएगा, तो चारों तरफ इसके ऊपर सराउंड हो जाएगा। जो के प्लस होगा वो तो सॉल्यूशन में रहेगा ही। तो अगर आप ज्यादा अमाउंट ऑफ के आई यूज कर दोगे तो अभी वैसे भी सोचिए कि आई माइनस की तरफ चारों तरफ डिपोजिट हो जाएगा, और आई माइनस तो फिर के प्लस को भी तो अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा फिर वापस। तो इस तरीके से ये भी होता है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ ले जाने पर फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव चार्ज आपस में फिर न्यूट्रल बनने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपको एक पार्टिकुलर अमाउंट पे ऐड करना पड़ता है, नहीं तो नेगेटिव चार्ज मिलेंगे फिर पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे लेयर के ऊपर, फिर से वही चीज वापस न्यूट्रल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपस में। तो न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर वो कोलोइडल बन नहीं पाएगा। तो इसलिए प्यूरिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि प्यूरिफिकेशन में बेसिक यहाँ पर जो प्रेजेंट रहता है इम्प्योरिटीज वो इलेक्ट्रोलाइटिक रहता है। इलेक्ट्रोलाइटिक की वजह से ही आपके पास प्यूरिफिकेशन करवाना पड़ता है। और मान लो कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो इसको कैसे हम लोग हटाएंगे वहां से? तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन यूज करते हैं यहाँ पर है, और उस मेम्ब्रेन के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं जो कि ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि पानी के अंदर ये बाहर निकल जाता है आसानी से। खैर आसानी से निकलते टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और नॉर्मल डायलिसिस को करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। इससे क्या होता है कि थोड़ा आसानी से इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं और आसानी से फिर डिपॉजिट हो, मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए तो पॉजिटिव नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज होगा, आसानी से फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आपके पास एक पोर्स होता है, ठीक है, इस पोर्स के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को पास करते हैं। तो कोलोइडल पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं तो वो पास नहीं हो पाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जो साइज में काफी छोटे होते हैं वो इजिली तरीके से पास हो जाते हैं। तो प्यूरिफिकेशन के फाइनली यही सब मेथड थे, और टोटल आपके पास सरफेस केमिस्ट्री में यही सब कुछ है।
अब थोड़ा बहुत इमल्शन है, तो इमल्शन कोई बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। इमल्शन क्या होता है अगर बेसिक बात करें तो देखो, अगर इमल्शन बोल रहे हो तो इमल्शन कहते हैं हम लोग है कि मिक्सचर भी होता है, एक तरीके का सॉल्यूशन ही होता है। किसका? तो लिक्विड लिक्विड कर दिया जाए, इसमें लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं लिक्विड पार्टिकल्स के ऊपर ही, दोनों लिक्विड होती हैं। दोनों लिक्विड का देखो मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि हम पूछें कि ऑयल वाटर, ऑयल वाटर जैसे हम लोग डालते हैं तो आपस में क्या होती है, वो डिस्पर्स हो जाती है। तो ऐसा तो लगता नहीं कि डिस्पर्स से लगे कि बस ऊपर ही जाके बैठी हुई, लेकिन मान लो कि अगर आपने एक बोतल में पानी रखा है, उसमें अपने ऑयल के ड्रॉपलेट डाले हैं, उसको फिर बंद कर दिया और थोड़ा देर के लिए शेक करो, तो देखोगे जब तक आप शेक कर रहे तब तक वो जो ऑयल है वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में चली जाती है। तो हमें लगता है कि पूरी तरीके से क्या हो गई है, डिजोल्व हो गई है, लेकिन वास्तव में वो डिजोल्व नहीं रहती है। फिर सीधे करोगे फिर कुछ समय बाद फिर ऊपर ही आ जाएंगे। तो वो सब होता है इमल्शन, जिसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होगा, उसको बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन भी देखोगे दो तरह के मिलते हैं, एक बोलते हैं ऑयल इन वाटर और एक बोलते हैं वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर का मतलब वाटर में ज्यादा होगा, इसमें ऑयल कम होगा। वाटर इन ऑयल मतलब वाटर के अंदर आपके पास ऑयल्स होगा। तो एग्जांपल्स अलग अलग केसेस में लिया जा सकता है, जिसमें कि वाटर इन ऑयल के केस में, जैसे बटर तुम लोग देखते हो, बटर देखते हो, क्रीम देखते हो, तो बटर्स के अंदर क्या होते हैं, बटर्स के अंदर फैट्स होते हैं प्लस वाटर होता है। फैट्स का अमाउंट ज्यादा होता है, वाटर की अमाउंट कम होती है, यानी फैट सोलुबल वाटर इसके अंदर होती है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ज्यादा आपको नहीं मिला कुछ पढ़ने के लिए, जो भी था आपके पास टोटल सॉल्यूशन के अंदर ही था, जो कि कंप्लीट हो गया। चलो इसके बाद आपको कुछ हम ब्लॉक पे कुछ पढ़ाना था आज हमको, वो पढ़ा दे रहे हैं। पहले स्टार्ट करेंगे इस ब्लॉक के बारे में। इस ब्लॉक बहुत इजी कंसेप्ट है, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक मिनट, देखिए अब जो भी आपको कंसेप्ट बताने जा रहे हैं ब्लॉक वाइज है पूरी की, मतलब वो कहा जाए तो पूरी थ्योरेटिकल चीज है, वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेंगे, सिर्फ सुनना है और बातों को आपको याद रखना है। पूरा याद रखोगे और भी सब कुछ नहीं पूछे जाएंगे आपसे। मतलब जो जनरली जैसे कि मान लो कि आप कहेंगे कि मेटल रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सिर्फ चीजें क्वेश्चन हमसे क्यों पूछे जाएंगे, क्वेश्चन वहां पर हम लोग से पूछी हो जाएंगी जो कि एक्सेप्शनल केसेस होती हैं, जो कि ऑर्डर को लगता है कि ऐसे होना चाहिए लेकिन वहां ऑर्डर चेंज होने लगती है, तो वो सब क्वेश्चन ज्यादा राइज की जाती है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे आज इस ब्लॉक के अंदर। अब इस ब्लॉक के अंदर तो बहुत सारी चीजें आप लोग को मालूम होगी, क्योंकि हम लोग स्प्रेडशीट में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आजकल के क्लासेस थोड़े फास्ट हैं, लेकिन इनिशियल में हम लोग बहुत सी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इस ब्लॉक के अंदर हम लोग देखे थे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबको मालूम है क्या होता है। एनएस पे 1 2 क्या लिखते हैं, 2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को कहते हैं, ये तो हम लोग को पहले से मालूम हो गया। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को कहा जाता है आपके पास एस ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग को पहले से बहुत अच्छे से बताया जा चुका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। अब देखो इसके हम लोग मेन प्रॉपर्टी पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक का देखो मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए अल्कली मेटल सीधे उठाते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास अल्कली मेटल्स है, तो अल्कली मेटल्स में मेन मेन जो प्रॉपर्टीज है इसकी, इसके ऊपर बात करेंगे। मेन प्रॉपर्टीज का देखो पहला मतलब क्या है, सबसे फर्स्ट अगर आपसे पूछेंगे एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज के ऊपर बात करना है। तो अल्कली मेटल्स है तो डाउन द ग्रुप आने पर क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, किसी को नहीं मालूम है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज क्यों करेगी बताओ, बता चुके हैं हमें पहले भी। बिकॉज न्यू नंबर ऑफ सेल्स ऐड होती जाएगी। हाँ ठीक है, डाउन द ग्रुप जाओगे आप तो एटॉमिक जो साइज होगी, साइज जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब सीधे बात करते हैं, ये सब चीजें ज्यादा हो चुकी है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताओ। यहाँ पर बच्चे लोग आप लोग को बोलना है, क्योंकि एक तरीके से समझो कि रिवीजन हो रहा है, ठीक है, कुछ नया चीजें सीखेंगे और जो पहले से पढ़ चुके हैं वो रिवीजन भी होगा। अगर आयोनेशन एनर्जी के ऊपर बात करेंगे तो बताओ क्या होना चाहिए, वो इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज क्यों करेगी, बिकॉज न्यू सेल ऐड होने के कारण वो जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स होना, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन घटती जाएगी। चलो चलो वेरी गुड, इसमें डिक्रीज होगी। चलिए थर्ड बात करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताओ। इंक्रीज करेगी। रीजन,
रीजन क्योंकि जो मेटालिक कैरेक्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी होती है, तो वो जो मीन्स न्यूक्लियर ऐड होने के कारण वो न्यूक्लियस से मीन्स थोड़ा मतलब शॉर्ट अट्रैक्शन। में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, हाँ इसलिए आसानी से इसलिए। इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, अब अगर से पूछ देंगे कि सबसे अच्छा बताओ तो अल्कली में सबसे अल्कली मेटल में सबसे अच्छा मेटल कौन सा है? सबसे अच्छा मेटल्स अल्कली मेटल किसको कहेंगे? ग्रुप 1 की मेटल को। ग्रुप 1 की मेटल्स ही पूछ रहे हैं, अल्कली मेटल्स में सबसे अच्छा मेटल्स हाँ, कौन है? जो लास्ट पे होगी। लास्ट में कौन होगी वो भी बता दीजिए। लास्ट पे बताओ बच्चे लोग, लास्ट में कौन सा? अल्कली मेटल्स में तो सारे मेटल्स याद हो जाने चाहिए अब तक। किसी को नहीं याद है? ट्रिक के साथ बढ़ो तुम लोग। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट था? लास्ट एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट ग्रुप का? मैम रुबिडियम लास्ट पे। रुबिडियम नहीं है। तब तो मुझे लगा कि तुम लोग को पता है, इसलिए मैं यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम नहीं लिखा। किसी को भी नहीं याद है बच्चे लोग? इसमें सबसे फर्स्ट में होता है लिथियम, फिर नीचे कौन आता है इसके जस्ट? सोडियम। सोडियम। फिर इसके जस्ट नीचे कौन सा है? पोटेशियम। फिर मीडियम, फिर सेजियम। इसके और भी नीचे कुछ होता है? फ्रांसियम। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स अगर कहा जाए तो यही ना है, फ्रांसियम ही ना आपके पास है। अब कहोगे फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इसको हटाइए तब तो सेजियम बोलिए फिर। तो सेजियम आपके पास याद रखना कि एक सबसे मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूरे पीरियोडिक टेबल्स के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आपसे पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, अल्कली मेटल्स का क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाने पर? डाउन द ग्रुप जाने पर फिर से क्वेश्चन, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा? नहीं पता, देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग बोलते हैं कि अल्कली मेटल्स का जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये तो चीज सबको मालूम है। लेकिन जैसे डाउन द ग्रुप मूविंग करें, यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो यहाँ पर मेटालिक साइज बढ़ती है, क्योंकि आपके पास सारे मेटल्स है, मेटालिक बॉन्ड्स है, साइज बढ़ेगी। तो साइज बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि आपस में जो टच करने की जो कैपेसिटी होगी बहुत कम कम टच कर रहा होगा, ये इजिली ब्रेक हो जाएगा, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत कमजोर हो जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर याद रखिएगा डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होती है तो अल्कली मेटल में हम आपसे पूछेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसकी हाईएस्ट होगी? फिर किसका हाईएस्ट होगा बच्चे लोग? मैम लिथियम। गुड, इसका लिथियम सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। फिर चेक करते हैं 6 नंबर, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है? एटमाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपके पास मेटल्स हैं, ठीक है, और भी मेटल्स कितने हैं तो उसके अमाउंट भी रहता है यहाँ पर। 1 मोल मेटल को आपको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंथैल्पी की जरूरत होगी, जो भी हीट चेंज हो रही है, जो भी हीट लगेगी, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो आप बताइए कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका ज्यादा होगा? 1 मोल मेटल को गैस में कन्वर्ट करना है, तो तुम भी सोचो इस तरीके से कि लिथियम का ही ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, उसी को ना आपको गैस में कन्वर्ट करना है, तो आपको ज्यादा वहां पर उसके मेटालिक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में भी आपका लिथियम फर्स्ट हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे डेंसिटी, तो डेंसिटी में क्या बोलिएगा? सबसे हाईएस्ट डेंसिटी फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स में बताइए। अगर हम पूरा पीरियड में बात करें तो पूरा पीरियड में सबसे अगर पूछा जाए लोएस्ट डेंसिटी तो आपके पास इसी की होती है। अब कहोगे ऐसा क्यों? तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बटे में वॉल्यूम।
वॉल्यूम तो बड़ा होता है ना, क्योंकि पीरियड में अगर मान लो आप मूव करते हैं तो सबकी साइज छोटी होती चली जाती है। सबसे बड़ी साइज इसी की होती है, अल्कली मेटल्स की होती है। साइज बड़ी है तो वॉल्यूम भी उसकी बड़ी होगी, वॉल्यूम बड़ी होगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो पीरियड में बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट तो आपके पास जो डेंसिटी होने लगती है वो किसकी होती है, वो अल्कली मेटल्स की सबकी होती है। लेकिन हम डाउन द ग्रुप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप में किसकी हाईएस्ट होगी डेंसिटी? लिथियम। लिथियम, क्योंकि लिथियम का आप देखोगे वॉल्यूम कम है तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर आपके पास डेंसिटी ज्यादा है। चलो अब बात करते हैं हाइड्रेशन। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, इसमें 4-5 क्वेश्चन हम पूछेंगे। हाइड्रेशन ऑफ M+ आयन। तो इसका पहले मतलब समझो, आपसे पूछने जा रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। तो हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर ले रहे हैं। अगर मान लो कि मेरे पास अल्कली मेटल्स है, तो अल्कली मेटल्स है तो उसको हमको क्या करना है, वाटर में डालना है। तो वाटर में डालने के बाद पूछेंगे किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो अल्कली मेटल्स का मतलब हुआ M+। आप वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, इसको वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सराउंड कर लेंगे, और जितना ज्यादा इसको नेगेटिव, याद रखना एक चीज, जो वाटर मॉलिक्यूल इसको जो सराउंड करते हैं वहां पे एक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उसी को हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी यहाँ पे जो रिलीज है वो हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछेंगे कि ज्यादा एनर्जी रिलीज कहाँ होगा, तो जहां पर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर पाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है लिथियम प्लस, फिर से कोई सोडियम प्लस हो गया, रुबिडियम, सेजियम, पोटेशियम। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी आपको बता दें कि हाइड्रेशन एनर्जी की फॉर्मूला भी होती है चार्ज बटे में साइज। ये हाइड्रेशन एनर्जी की होती है फॉर्मूला। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तुम ऐसे सोचो, तो जितना छोटा चार्ज पार्टिकल्स होगा, मान लो कि लिथियम लेते हैं और मान लो सोडियम लेते हैं, जितना छोटा चार्ज पार्टिकल्स होगा वो न्यूक्लियस के काफी नजदीक होगा, और ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को आसानी से अपने तरफ होल्ड कर सकता है। मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज काफी पावरफुल है, तो उसकी तरफ ज्यादा ऑक्सीजन को वो अटैच कर सकता है अपने तरफ। कहोगे साइज छोटा है तो कितना अटैच कर पाएगा, तो साइज छोटा है लेकिन इसके अगल बगल उसका अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा है कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल पर भी ये काम कर रहा होगा। तो ये अपने चारों तरफ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर सकता है, क्योंकि इसके बोल सकते हैं यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो काफी हाई होगा। तो हाई होने की वजह से क्या होगा, अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे सराउंड कर पाएगा वो। लेकिन जिसका मान लो कि साइज बड़ा है, जैसे कि मान लो सेजियम प्लस लेके आते हैं, तो सेजियम प्लस का देखो साइज काफी बड़ा होगा, न्यूक्लियस जो चार्ज होगा वो काफी कम हो गया होगा। तो यहाँ पर भले साइज बड़ा है तो आप कहोगे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड, लेकिन मान लो साइज बड़ा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल कैसे सराउंड कर पाएगा, न्यूक्लियस चार्ज तो कम हो गया, जिससे उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करना वही पावर कम हो गया उसका। तो इसलिए बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत कम रिलीज हो पाएगा। तो बताओ तो इसमें क्या होना चाहिए, राइट आंसर क्या होगा? इसमें 3-4 क्वेश्चन है। पहला बताओ हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। लिथियम प्लस सोडियम प्लस, चेक करो किसका ज्यादा है। मैम लिथियम प्लस। सेकंड में क्या हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे, साइज। चलो ये पूछा जाए कि साइज इसमें सबसे बड़ा किसका होगा। फ्रांसियम। अभी साइज बात करेंगे, अगर मान लो कि सॉल्यूशन के ऊपर अगर बात, फ्रांसियम ऑप्शन में नहीं है, सेजियम तो ही ऑप्शन है। तो सिर्फ साइज ऑफ आयन बात करें, ध्यान देना, साइज ऑफ आयन का मतलब हो गया कि ऐसे नॉर्मली अगर बात करें Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, तो साइज आप जनरली बोलेंगे कि यही बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा, तो इधर सबसे लास्ट वाला। सबको समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं है। साइज तो हम पूछ ही रहे हैं, लेकिन साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन पूछ रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान रखिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन किसका बड़ा होगा। मैम लिथियम प्लस। लिथियम प्लस, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मॉलिक्यूल को सराउंड करके रखता है ना, इसलिए। हाँ वेरी गुड, क्योंकि आपके पास लिथियम के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का सराउंडिंग बहुत ज्यादा हाई है, तो इसकी वजह से साइज में चेक करोगे तो सबसे बड़ा साइज आपके पास लिथियम प्लस का आएगा। चलिए मोबाइलिटी के ऊपर बात कीजिए। मोबाइलिटी का मतलब है कि कौन आसानी से मूव कर पाएगा सॉल्यूशन में। मैम सीजियम प्लस। क्यों? क्योंकि वो
कम मॉलिक्यूल को सराउंड करके रख पाए तो उसका साइज स्मॉल हो गया, जिसका साइज स्मॉल होगी वो चलो चलो इजीली चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड है। और लास्ट आपके पास है कंडक्टिविटी। किसकी कंडक्टिविटी हाई होगी? वो सीजियम प्लस का, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? जो इजीली मूवमेंट कर पाएगी उसको, उसका ज्यादा कंडक्टिविटी होता है। तो इजिली मूवमेंट तो सेजियम प्लस का ही है, इसलिए सेजियम की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होगी। चलो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर। अगर मान लो कि हमारे पास अब कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर को चेक कर लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर्स का देखो मतलब क्या है, ऑक्साइड बनाने की नेचर, यानी कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर आप रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो अल्कली मेटल्स कहते हैं कि ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ऑक्साइड बनाती है, लेकिन ऑक्साइड ऑक्साइड ही सिर्फ नहीं बनाती है, ये ऑक्साइड के साथ साथ परऑक्साइड ही बनाती है, सुपर ऑक्साइड ही बनाती है। अब कौन से ऑक्साइड बनाती है, कौन से सुपर ऑक्साइड, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। लिथियम जो आपके पास होगा, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन किस तरह का ऑक्साइड बनाता है? Li2O। Li2O का मतलब वो सिंपल ऑक्साइड बना रहा होता है। अगर आपके पास सोडियम है, ये भी ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन इसका ऑक्साइड क्या होगा? इसका ऑक्साइड होता है परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब परऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1। तो 1 हो जाएगी, तो इसकी फॉर्मूला क्या लिखोगे? इसकी वैलेंसी हो गई आपके पास 1, इसकी वैलेंसी भी 1 ही है। अब चेक करो कि अगर मान लो कि अगर आपके पास परऑक्साइड नहीं मिलके सुपर ऑक्साइड ही बनाया जा सकता है, तो सुपर ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी हो जाती है? याद रखना, पोटेशियम, रुबेडियम, सेजियम, ये तीनों क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मली कहा जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि सोडियम ऑक्साइड ही नहीं बनाता, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन अब अगर आपका ऑक्सीजन अगर एक्सेस नहीं है तो परऑक्साइड भी बना सकता है, और बाकी लोग सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। लिथियम हमेशा ऑक्साइड बनाना प्रीफर करता है। फिर देखो नेक्स्ट रिएक्शन इसमें भी और दिखा, रिएक्टिविटी तो आपको मालूम ही होगा, सबसे हाईली इसमें रिएक्टिव कौन सा होगा। अब अगर हम इसका बेसिक नेचर के ऊपर बात करें, क्योंकि कोई भी मेटल्स को अगर वाटर से रिएक्ट कराओगे तो बेस तो बनना ही है, तो बेसिक नेचर होता है, तो किसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी? बेसिक नेचर आपको चेक करना है। LiOH आपके पास है, NaOH है, KOH है, और लास्ट में है RbOH और CSOH। बताओ तो इसमें किसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी और रीजन क्यों? मैम सीजियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर ज्यादा होगी। रीजन? रीजन क्योंकि जो OH माइनस का मीन्स जिसका पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी मीन्स कम है, तो वो OH माइनस को मीन्स डोनेट कर पाएगी। तो सीजियम का तो पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी जो, क्योंकि वो न्यूक्लियस की मीन्स बहुत दूर तक रहता है ना, इसलिए वो OH माइनस को मीन्स इजीली डोनेट कर पाएगी। तो इसलिए मतलब सेजियम का प्लस कम है इसकी वजह से। हाँ, अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई सिलेक्टिव पॉजिटिव वही है, सेजियम। ये रीजन नहीं इसका, इसका रीजन इसी जैसा है लेकिन थोड़ा अलग है। जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको ऐसे सोचिए आप, जो सेजियम हाइड्रोक्साइड आपके पास होगा, ये दोनों के बीच में भी कुछ बॉन्डिंग होगा, हाँ, लेकिन साइज इसका काफी बड़ा है, तो इसके बीच का बॉन्डिंग जो होगा, बॉन्ड लेंथ उससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बड़ा बॉन्ड लेंथ ऐसे भी वीकेस्ट होता है, तो इसलिए आसानी से यहाँ से OH निकल जाएगा। तो रीजन तुम्हारा खैर नहीं, लेकिन आपका आंसर करेक्ट है। अब आपसे पूछ रहे कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर देखो ऑप्शन क्या है, हम पूछेंगे इस तरह के कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। आपके पास LiF है, LiCl है, LiBr है, और LiI है। देखो तो किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? नाम तो नहीं सुने, पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर ही बताता है कि कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर कितने ज्यादा है, किसमें कम है। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, आओ देखो दिखाते हैं। अगर आपको कोवैलेंट कैरेक्टर को फाइंड करना है तो आपको चेक करना पड़ता है पोलराइजेशन पावर। और पोलराइजेशन पावर को कैसे चेक करते हैं, उसको चेक करने के देखो बता है। जैसे मान लो आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को रख दिया गया है किसी नेगेटिव चार्ज के पास, तो ऐसे हमें जनरली पता होता है कि पॉजिटिव चार्ज की साइज थोड़ी छोटी होती है, नेगेटिव चार्ज की साइज थोड़ी बड़ी होती है।
तो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स क्या कर रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल के पास रखिएगा तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा हाई होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा और इसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड कर देगा। मतलब इसको ये अपने तरफ शिफ्ट करेगा तो इसका स्ट्रक्चर जो इस तरीके से दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से मतलब दिखाई पड़ेगा, मतलब वो सीधा नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखेगा इस तरीके से। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ क्या कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। और जिसमें ज्यादा पोलराइजेशन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा शिफ्ट कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी कोवैलेंट नेचर बढ़ जाती है। तो यहीं पर आपको काम करना है, यहीं पर आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक में कि किसके अंदर को पोलराइजेशन पावर है, जिसके अंदर ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा उसकी कोवैलेंट नेचर बढ़ जाएगी, और जहां पर कोवैलेंट नेचर इंक्रीज कर जाएगी तो वहीं पर हम लोग बोलेंगे कि कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। तो कैसे चेक करें इसको हम लोग, तो देखो लिथियम तो सब में कॉमन है, यहाँ पर भी लिथियम का आयन है, यहाँ पर भी लिथियम का आयन है, यहाँ पर भी लिथियम का आयन है, लिथियम का आयन है, मतलब पॉजिटिव पावर तो सब में सेम है। अब नेगेटिव पावर वाले के ऊपर बात करें, इसका देखो नेगेटिव पावर बहुत ज्यादा हाई है, अब इसको खींच पाना इसके लिए आसान बस बात नहीं है। तो जितना ज्यादा जितना कम आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला जितने पास जितना दूर होगा, आप भी समझिए, अगर मान लो कि साइज बड़ा है इसका तो इसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घूम रहे होंगे, तो इसके लिए ये खींचना ज्यादा आसान है अपने तरफ। और जिसके तरफ जैसे मान लो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खुद ही दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन को कहीं जाने नहीं देगा ये। तो जो जितना ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसके करीब नहीं जा सकता है। तो ये चीजें सबसे आसानी से आपको ऑब्जर्व यहाँ पर होंगी लिथियम आयोडाइड के अंदर। आयोडीन के ऊपर बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, इसलिए लिथियम क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आसानी से डिस्टॉर्ट कर सकता है। इसलिए कोवैलेंट कैरेक्टर में चेक करोगे तो सबसे हाईएस्ट लिथियम आयोडाइड होता है, फिर लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, और सबसे कम देखोगे तो लिथियम फ्लोराइड होता है। याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन लास्ट, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स चेक करना है, चेक करो तो यही क्वेश्चन आपके पास फिर से वापस है। ये देखो अगर Na के साथ भी लिखा रहेगा तो सेम ही कैरेक्टर रहेगा, चेंज नहीं होगा। आपसे पूछ रहे हैं कि लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है और लिथियम आयोडाइड है, आप बताओ किसमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अच्छा, ऐसे तो आप लोगों को मालूम है ना, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट तो आयनिक कंपाउंड को लोग बोलते हैं। तो इसमें कोवैलेंट नेचर ज्यादा किसका है? लिथियम आयोडाइड का है, और सबसे कम इसके अंदर है, मतलब इसके अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कुछ ज्यादा होगा। तो इसलिए याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लिथियम फ्लोराइड में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे के सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस ब्लॉक में थोड़ी बहुत और चीजें, अभी तो ये अल्कली मेटल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी है। जो जो चीजें एक्सेप्शनल केसेस हो गए, जैसे कोवैलेंट कैरेक्टर हो गया आपके पास, और भी चीजें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़े थे पीछे, वो सब केवल याद रखने वाला चीज है। एक्सेप्शनल